नमस्कार दोस्तों, हमारे पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हर्ष और मैं एक फिजियोथेरेपिस्ट हूं और इस पॉडकास्ट में हम बात करेंगे हेल्थ और फिजियोथेरेपी से रिलेटेड, वो भी सिंपल और प्रैक्टिकल लैंग्वेज में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में सुन के कई लोग तो एक लिटरली डर जाते हैं और वो है स्लिप डिस्क। दोस्तों, कई लोगों को लगता है कि अगर उनको स्लिप डिस्क हो गया है तो उसका एक ऑप्शन सिर्फ सर्जरी बचा है, लेकिन क्या सच में ये बात कहीं से भी सच है? इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन करने के लिए मेरे साथ आज इस पॉडकास्ट में है डॉक्टर शिक्षा, जो कि खुद एक फिजियोथेरेपिस्ट हैं। तो शिक्षा, वेलकम टू आवर पॉडकास्ट। वैसे मैं बता दूं, हमारे पिछले पॉडकास्ट में ये होस्ट रह चुकी हैं और मैं गेस्ट रह चुका हूं, और इस पॉडकास्ट में मैं होस्ट हूं और ये गेस्ट है, तो हम चलता रहता हमारा ये। फिलहाल हमारे पास कोई गेस्ट है नहीं खास। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो हो सकता है इन फ्यूचर हमारे पास अच्छे गेस्ट आए। और तो चलिए शुरू करते हैं इस पॉडकास्ट को। तो शिक्षा, कुछ अपने बारे में बताइए पहले। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स सर, आई एम एब्सोल्युटली थ्रिल्ड कि हम एक अच्छे टॉपिक पे बात करने वाले हैं और एक अच्छा अवेयरनेस वीडियो क्रिएट कर रहे हैं। मैं, जैसे कि सर ने बताया, मैं भी एक फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। मुझे लगभग 3-4 साल का एक्सपीरियंस हो गया है क्लिनिक पे, और एक अच्छा टॉपिक है जिसपे हम बात कर रहे हैं। तो सर आगे हम कंटिन्यू करते हैं। तो आप ये कहना चाह रहे हो कि क्लिनिकल आपको 3-4 साल का एक्सपीरियंस है? ये एग्जैक्टली। क्लिनिकल। और हॉस्पिटल का कितने टाइम का एक्सपीरियंस, मतलब इंटर्नशिप भी तो हुई होगी आपकी? ये 6 मंथ की तो मेरी इंटर्नशिप ही थी। 6 मंथ? Yes. तो मतलब 6 मंथ का एक हॉस्पिटल में एग्जैक्टली एक्सपीरियंस है, और जहाँ से आपने कॉलेजिंग करी है? 4-4.5 साल का तो हमारा कॉलेज ही था, और कॉलेज के बाद फर्दर इंटर्नशिप हुई थी एंड देन एक्सपीरियंस ऑफ क्लिनिक। मतलब कि ये जो कोर्स है फिजियोथेरेपी का, वो करीब बैचलर का जो कोर्स है वो 4.5 साल का होता है। यस। 4 साल का आपका कॉलेज और हाँ, 6 महीने की इंटर्नशिप, इंटर्नशिप। है ना? तो ठीक है। ओके, तो ये पूछना भूल गया शिक्षा, बाय द वे, आपने कहाँ से अपनी फिजियोथेरेपी की है? मेरी फिजियोथेरेपी रुद्रपुर मेडिसिटी से हुई है। मेडिसिटी हॉस्पिटल? डी मेडिसिटी हॉस्पिटल। डी मेडिसिटी हॉस्पिटल से। और आपकी इंटर्नशिप कहाँ से हुई थी? इंटर्नशिप मेरी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से हुई है, हल्द्वानी, सुशीला तिवारी। सुशीला तिवारी से। ठीक है, ठीक है शिक्षा। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है आपसे ये है कि स्लिप डिस्क क्या होती है, और इसके बारे में थोड़ा सा ना सिंपल लैंग्वेज में ऑडियंस को समझाइए उनके हिसाब से, ताकि उनको भी समझ में आए। और एक जो कंफ्यूजन फैला हुआ है कि स्लिप डिस्क मतलब डिस्क स्लिप हो गई, और ये वो जैसा लैंग्वेज, मतलब जैसा वर्ड है उसी के हिसाब से हम कंपेयर करते हैं, तो वो चीज़ से थोड़ा सा बाहर निकले ऑडियंस। ओके, तो बेसिकली अगर हम स्लिप डिस्क को सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहें तो स्लिप डिस्क ना अपने लिए एक टर्म जो है वो बहुत बड़ा मिसलीडिंग वर्ड है वैसे तो। अगर हम इसको सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो कुछ बहुत बड़ी चीज नहीं है, ये सिंपल है बहुत ज्यादा समझने के लिए। तो जैसे कि हमारी स्पाइन जो है वो छोटी छोटी हड्डियों से मिलकर बनी है, उन्हें वर्टिब्रास कहते हैं। तो जो वर्टिब्रा होती है उनके बीच में एक जेली कुशनी एरिया है, मतलब वो डिस्क कहते हैं हम उसे। तो जो वो डिस्क होता है वो हैवी वेट की वजह से, बहुत सारे ऐसे कॉजेज हैं जिनकी वजह से जो डिस्क होती है वो अपार्ट हो जाती है, वो खिसक जाती है अपनी जगह से। यूजुअली क्या होता है, वो जो डिस्क होती है वो पूरी बाहर नहीं आती है। अगर वो थोड़ी सी भी बाहर आ रही है तो उसको हम स्लिप डिस्क कहते हैं। स्लिप डिस्क के अलावा हम इसे डिस्क हर्निएशन भी कहते हैं। तो जैसे लिखा हुआ है कि स्लिप डिस्क, तो मतलब कि स्पाइन के बीच में डिस्क है वो स्लिप होके बाहर आ जाती है, ऐसा है? नहीं, मैंने अभी आपको बताया ये टर्म मिसलीडिंग है, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो बाहर नहीं आती है। मैं ऑडियंस की तरह क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि इसको कैसे कंफ्यूजन को ठीक करें, क्या समझ के हम इसको देखें कि अच्छा स्लिप डिस्क मतलब ये कुशन एरिया। आपने कहा कि स्पाइन के बीच में, वर्टिब्रा के बीच में कुशन एरियाज होते हैं, तो कैसे मतलब स्लिप हो गया बाहर की तरफ? जैसे कि हमारी ये 2 वर्टिब्रास हैं, 2 वर्टिब्रा के बीच में जो ये जो गैप आपको दिख रहा है, ये जो गैप है ये एक कुशन है। ये कुशन जो है उसको डिस्क बोलते हैं। जो डिस्क है वो अपनी जगह से ऐसे, जैसे ये डिस्क है, बीच में डिस्क है, ये थोड़ी सी भी अगर बाहर आ रही है तो उसी को डिस्क हर्निएशन कहते हैं। ओके, मतलब आप ये कहना चाहती हैं कि जो डिस्क है उसके बीच में जो जेली कुशनिंग, एक न्यूक्लियस पल्पस कहते हैं उसको, आई थिंक
वो बाहर पिचक के आ जाता है तो उसको हम स्लिप डिस्क कहते हैं। राइट। अब ये कहना ऐसा चाह रहे नहीं है कि बिल्कुल खिसक के बाहर आ जा रही है, बाहर गिर जा रही है, ऐसा हाँ, कुछ भी नहीं है। वो हाँ। थोड़ी सी भी डिस्क अगर बाहर आ रही है तो उसको हर्निएशन बोलते हैं, डिस्क हर्निएशन। मतलब सिंपल सी बात आपकी ये कहने की है कि स्लिप डिस्क का मतलब ये नहीं होता कि स्लिप जो है फिसल के बाहर आ गई। उसका सिंपल सा मतलब ये होता है कि वहां पे या तो बल्ज हो गया है या फिर वहां पे हर्निएशन हो गया है। बिल्कुल यही चीज कहना चाह रहे हो। बिल्कुल। ठीक है। तो दोस्तों, इनका कहने का मतलब सिंपल सा ये है कि जो हमारी डिस्क होती है वो स्लिप नहीं होती है, वो थोड़ा सा पिचक के बाहर की तरफ हो जाती है। मतलब क्या कह सकते हैं, गुस्सा हो जाती है, ऐसा कह सकते हैं। ऐसा बिल्कुल आप कह सकते हो। कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है। तो शिक्षा, दूसरा मेरा क्वेश्चन ये है कि हमारी ऑडियंस कैसे पता करेगी इस बारे में कि किसी को नॉर्मल बैक पेन है या फिर उसको स्लिप डिस्क की दिक्कत है। मतलब एक तरीके से अगर किसी को कमर दर्द हो रहा है तो वो तो यही सोच लेगा कि उसको स्लिप डिस्क हो रहा है, सीधे सीधे। वो नहीं सोचेगा कि उसको नॉर्मल बैक पेन है या सिर्फ एक नॉर्मल स्ट्रेन है, ऐसा नहीं सोचेगा। तो कैसे डिफरेंस करेगा उस चीज के ऊपर? अगर हम स्लिप डिस्क की बात करें तो उसके स्पेसिफिक सिम्टम्स हैं। तो मैं कुछ सिम्टम्स बताती हूँ, जैसे कि सीवियर लो बैक एक, इसका इम्पोर्टेंट है सीवियर लो बैक एक होना। और किसी किसी केस में लेग की तरफ पेन रेडिएट होना, जिसे हम यूजुअली सियाटिका भी कहते हैं। और कभी कभी वीकनेस होना, और समटाइम्स टिंगलिंग सेंसेशन, नमनेस और रेडिएटिंग पेन, ये सब भी स्लिप डिस्क के सिम्टम्स होते हैं। सियाटिका क्या है? सियाटिका मतलब स्लिप डिस्क में सियाटिका ही होता है? स्लिप डिस्क और सियाटिका अलग अलग चीज है, लेकिन स्लिप डिस्क में सियाटिका हो सकता है, अगर मैं बताऊं आपको। मतलब अगर स्लिप डिस्क है तो सियाटिका होगा ही होगा, लेकिन सियाटिका एक अलग कंडीशन भी हो सकती है, ऐसा कहना चाह रहे हो? एग्जैक्टली। ओके। तो जैसे ये बताइए कि वीकनेस जो आप बता रहे हो पैरों में, तो ये मतलब अगर किसी को स्लिप डिस्क हो रहा है तो उसको एकदम वीकनेस का सिम्टम आएगा ही आएगा? हर किसी केस में अलग अलग चीजें प्रेजेंट होती हैं। जरूरी नहीं किसी को स्लिप डिस्क है तो वीकनेस भी हो। मैंने आपको पहले भी अभी रिपीट किया था कि कभी कभी वीकनेस इन द सेंस है कि हर केस में अलग अलग चीजें पहले तो प्रेजेंट रहती हैं। मैं वापस से बोल रही हूँ, अभी अगर हम वीकनेस की बात करें तो जरूरी नहीं कि सबको वीकनेस हो। कभी कभी ऐसा होता है किसी को सीवियर लो बैक एक है, वो काफी टाइम से बेड रेस्ट कर रहा है, बेड रेस्ट करने की वजह से उसे हो सकता है वीकनेस आ जाए। बट कभी कभी ऐसा रहता है, किसी का काम ऐसा है कि उसे काम करना पड़ रहा है, वो बेड रेस्ट नहीं कर रहा है, तो ऐसे केस में पेन आपको हो रहा है, लेकिन हमेशा जरूरी नहीं कि वीकनेस प्रेजेंट हो। अच्छा। तो हर केस में डिफरेंस अलग अलग है। मतलब सीधा कहने का मतलब आपका ये है कि अगर किसी को कमर दर्द हो रहा है, ठीक है, और उसके साथ साथ अगर उसको पैरों में करंट जैसा महसूस हो रहा है या फिर ऐसा लग रहा है कि चींटियां काट रही हैं, नमनेस जिसे हम कहते हैं, या फिर वो, तो उसको हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए, उसको थोड़ा सीरियसली लेना चाहिए उस बात को। बिल्कुल, उसका प्रॉपर इवैल्यूएशन कराना चाहिए। ठीक है। तो मेरा तीसरा क्वेश्चन ये है कि स्लिप डिस्क में नॉर्मली मैंने देखा है पेशेंट्स को कि वो लोग, जैसे किसी को अगर स्लिप डिस्क हो गया तो वो यही सोच लेता है कि उसको सर्जरी ही करानी पड़ जाएगी, अब तो उसका भैया और कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये कहीं तक सच है या फिर इसमें कोई और ऑप्शंस भी हैं ट्रीटमेंट के? बिल्कुल और ऑप्शंस हैं। अगर हम ये जो आपने क्वेश्चन पूछा है इसकी बात करते हैं तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन रहते हैं, जैसे कि फिजियोथेरेपी, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट, इसे नॉर्मल लाइफ जी जा सकती है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सर्जरी की नीड है। फिजियोथेरेपी, अगर आप प्रॉपर फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट करवा रहे हो, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट्स ले रहे हो, तो आराम मिल सकता है और नॉर्मल लाइफ जी जा सकती है। मतलब रिकवरी हो जाती है? बिल्कुल हो जाती है। तो कितना % लोगों में ऐसा है कि नॉर्मली सर्जरी की जरूरत पड़ती है? अगर हम परसेंटेज की बात करें तो सिर्फ 5 से 10% केस ऐसे हैं जिनको सर्जरी की नीड होती है, बाकी ठीक हो जाते हैं। ऐसा कुछ बड़ा इशू नहीं है। तो ये तो अच्छी चीज है, मतलब ऑडियंस को इस चीज में घबराना नहीं चाहिए। एग्जैक्टली। आपका कहने का सिंपल सा मतलब ये है कि अगर कोई भी पेशेंट या ऑडियंस हमारी जो फिजियोथेरेपी या कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट अगर टाइम से ले सकती है तो वो सर्जरी से काफी हद तक अवॉइड कर सकती है सर्जरी को, ये कहना चाह रहे हो?
बिल्कुल कर सकती है। हम्म। फिजियोथेरेपी में सिर्फ मशीनें नहीं होती हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। जैसे कि बहुत सारे लोगों को वहम है कि फिजियोथेरेपी मसाज होती है या फिर उसमें 2-3 मशीनें होती हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। फिजियोथेरेपी में पेन रिलीविंग टेक्निक्स होती हैं और पोस्चर करेक्शंस होते हैं, स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस होती हैं, जिनसे काफी हद तक रिकवरी की जा सकती है और इम्प्रूवमेंट आता है। एक पॉडकास्ट में मैंने ये चीज सुनी हुई थी कि फिजियोथेरेपी एक लग्जरियस मसाज है, ऐसा भी सुना है मैंने, ऐसा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। लग्जरियस ट्रीटमेंट कह सकते हैं, लेकिन लग्जरियस मसाज लग्जरियस ट्रीटमेंट कैसे कह सकते हैं इसको? क्योंकि इससे बहुत आराम मिलता है, अच्छा लगता है फिजियोथेरेपी करा के, क्योंकि पेन अच्छा खासा रिलीव हो जाता है, स्पास मिल जाता है, काफी चीजें में आराम मिल जाता है। जेब पे भी जोर पड़ता है? अगर आप अच्छी जगह ठीक जगह जा रहे हो तो बिल्कुल पड़ता है। अच्छा, मतलब कि ये ट्रीटमेंट थोड़ा एक्सपेंसिव भी है? बिल्कुल है, क्योंकि फिजियोथेरेपी में मैं आपको जैसे कि बता दूं, सिर्फ एक मशीन यूज नहीं होती है, उसमें काफी चीजें हैं। अगर आप एक अच्छे नॉलेजेबल और अच्छे थेरेपिस्ट के पास जा रहे हो तो वहां पे सिर्फ आपको 1-2 मशीनें नहीं मिलेंगी, काफी चीजें मिलेंगी। मतलब जैसे कि मशीनों के साथ साथ एक्सरसाइज भी मिलेंगी आपको, ड्राई नीडलिंग मिल सकती है, काफी सारी टेक्निक्स है आजकल जो देखने को मिल सकती है। मतलब कि आप ये कहना चाह रहे हो कि फिजियोथेरेपी में सिर्फ मशीन का यूज नहीं होता है, बिल्कुल, और बहुत सारी और भी चीजें होती हैं, जैसे कि हम मतलब पोस्चर करेक्शंस पे भी ध्यान देते हैं, बिल्कुल देते हैं, स्ट्रेंथनिंग पे ध्यान देते हैं, एक्सरसाइजेस पे ध्यान देते हैं, और ये सब चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं मेरे हिसाब से। लोअर बैक या कोई भी कंडीशंस में अगर आपको ठीक होना है उसके लिए, तो ये सारी चीजों का इम्पोर्टेंस है। बिल्कुल आप ये है, कहना चाहते हैं? बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि सर्जरी से तो सस्ता ही होगा। बिल्कुल सस्ता होता है, सर्जरी से काफी हद तक सस्ता होता है। एक तो आप सेफ साइड भी देख सकते हैं कि सर्जरी नहीं करानी पड़ी आपको। सर्जरी कराओगे तो उसके बाद भी फिजियोथेरेपी की नीड होती है। लोगों को तो ये भी नहीं पता है कि सर्जरी के बाद भी फिजियोथेरेपी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपकी सर्जरी हुई है किसी भी चीज की तो रिस्ट्रिक्शन आ जाता है। आपको बेड रेस्ट करने को बोलता है डॉक्टर, अगर बेड रेस्ट नहीं भी करने को बोल रहा है तो भी काफी चीज रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। तो रिस्ट्रिक्शन को वापस से डेली लिविंग एक्टिविटीज में लाने के लिए स्ट्रेंथनिंग की नीड होती है। अगर मसल टाइटनेस है तो स्ट्रेचिंग की नीड होती है। तो फिजियोथेरेपी का बहुत बड़ा रोल है, सर्जरी के बाद भी और सर्जरी से पहले भी और सर्जरी के बिना भी। मतलब आप फिजियोथेरेपी से नहीं बच सकते एक तरीके से, आपको गोल घूम घूम के आना है कहीं ना कहीं से। बिल्कुल आना है। अगर आपके पास प्रॉपर अवेयरनेस है तो फिजियोथेरेपी आपको बचा सकती है हर चीज से, और फिजियोथेरेपी के पास आपको आना ही पड़ेगा। सिंपल सी बात यह है कि लाइफस्टाइल को बेटर करने के लिए या फिर ठीक करने के लिए फिजियो इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल, है ना, ये कहना चाह रहे हैं? ठीक है, तो मेरा अब अगला क्वेश्चन ये है कि जैसे कंप्लीट बेड रेस्ट जो लोअर बैक में या फिर कमर दर्द किसी को हो रहा है या फिर ऐसा कुछ है, तो उसमें वो लोग कंप्लीट बेड रेस्ट कर लेते हैं। तो कंप्लीट बेड रेस्ट ठीक होता है या फिर थोड़ा टाइम तक ठीक होता है, या फिर कैसा, मतलब ऑडियंस क्या समझे इससे? अगर हम बेड रेस्ट की बात करें तो शॉर्ट बेड रेस्ट अच्छा है, लेकिन लॉन्ग बेड रेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लास्ट पॉडकास्ट पे हमारा डिस्कशन अच्छा खासा लंबा डिस्कशन हुआ है, तो मुझे नहीं लगता ज्यादा बताने की जरूरत है। बस सिंपल हम ये बात कर सकते हैं कि शॉर्ट बेड रेस्ट इज फाइन, बट लॉन्ग बेड रेस्ट अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उसकी वजह से मसल वीक हो जाती हैं। और उसके बजाय हम कंट्रोल मूवमेंट कर सकते हैं, एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, और शॉर्ट मूवमेंट रखना चाहिए। तो यार जैसे किसी को इतना ज्यादा पेन हो किसी पेशेंट को, तो वो बेड रेस्ट ही तो करेगा, वो कैसे कर लेगा? चलना फिरना कर ही नहीं पाएगा, जब पॉसिबिलिटी नहीं होगी तो कैसे करेगा वो चीज? तो मैंने आपको बताया कि शॉर्ट बेड रेस्ट ठीक है, अच्छा है लॉन्ग बेड रेस्ट से, क्योंकि वीकनेस आ जाती है। बट ऐसा हर केस में भी बिल्कुल नहीं है कि हमें शॉर्ट रेस्ट ही करना चाहिए। किसी किसी केस में लॉन्ग रेस्ट की नीड होती ही होती है, तो वहां पे बेड रेस्ट ठीक है, वहां पे कर सकते हैं। फ्रैक्चर वाले केसेस में? बिल्कुल, फ्रैक्चर वाले केस में तो हमें रेस्ट ही करना पड़ेगा, वहां पे तो बेड रेस्ट जरूरी है, प्रॉपर बेड रेस्ट रिकमेंडेड, फुल रिकमेंडेड। मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि अगर किसी को प्रॉब्लम हो रही है तो जब तक पेन बहुत ज्यादा है तब तक तो बेड रेस्ट करना चाहिए। एग्जैक्टली, है ना, उसको डेज में काउंट नहीं करना चाहिए कि हमें 1 महीना 2 महीना करना ही पड़ेगा। राइट, वो डेज को नहीं काउंट करेंगे, हम सिम्टम्स को काउंट करेंगे कि आज हमें थोड़ा ठीक लग रहा है, कल हमें बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो हम कल बेड रेस्ट छोड़ देंगे, ऐसा बिल्कुल। ठीक है। तो शिक्षा, अब जो मैं बात पूछने जा रहा हूँ, ये ऑडियंस, ये जनता, इनके लिए भी काफी ज्यादा फायदेमंद हो सकती है कि अगर किसी को स्लिप डिस्क हो गया है या फिर
अवॉइड करना है कि उसको इन फ्यूचर स्लिप डिस्क ना हो, मतलब 90% उसको ना हो, तो उसको क्या क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि उस बच जाए इन चीज़ों से? अगर प्रिकॉशंस की बात करें तो बहुत सारे प्रिकॉशंस हैं, बट मैं सिर्फ 3 इम्पोर्टेंट टिप्स बताना चाहूँगी। प्रिकॉशंस ही हैं वो। तो पहला तो ये है कि कभी भी अगर आप वेट उठा रहे हो, वेट उठाना इन द सेंस कि घर पे भी अगर कोई वेट उठा रहा है या फिर जिम पे भी जाके किसी भी टाइप का वेट अगर कोई उठा रहा है, तो उसको लिफ्टिंग टेक्निक्स प्रॉपर पता होनी चाहिए। इट मीन्स लिफ्टिंग टेक्निक्स का मेरा मतलब यहाँ पे ये है कि पोस्चर करेक्ट होना चाहिए आपका। अगर आपका पोस्चर करेक्ट नहीं है, आप सही तरीके से किसी भी वेट को अगर नहीं उठा रहे हो, तो कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं, आपको हर्निएशन हो सकता है। पहला टिप मेरा ये है। सेकंड टिप की तरफ अगर हम जाते हैं, तो सेकंड टिप्स हमारा ये है कि अगर आपकी सिटिंग जॉब है, अगर आपका काम इस तरीके का है जिसमें आपको बहुत देर तक बैठना है, तो वहां पे आपको ज्यादा देर बैठना नहीं है। अगर आप काम ही इस तरीके का है तो क्या कर सकते हैं, तो उसमें शॉर्ट ब्रेक्स लेने हैं, बीच बीच में आपको ब्रेक्स लेने हैं। ये हमारा सेकंड टिप है। थर्ड टिप की अगर हम बात करें तो स्ट्रेंथनिंग की, हमारे जो फिजियोथेरेपी की अगर हम बात करें और डेली लिविंग एक्टिविटीज की हम अगर बात करें, तो फिजियोथेरेपी में और डेली लिविंग एक्टिविटीज में ह्यूमन बॉडी में स्ट्रेंथनिंग का बहुत बड़ा रोल है। तो कोर स्ट्रेंथ पे ध्यान देना चाहिए। डेली आपको कोर स्ट्रेंथनिंग की एक्सरसाइजेस करनी चाहिए। मतलब अगर और पेशेंट अगर ये 3 टिप्स अगर अपनी डेली लाइफ में यूज करता है तो काफी हद तक वो इन चीजों से बच जाएगा। बिल्कुल बच सकता है। जैसे कि मैं अपने पेशेंट को पर्सनली एडवाइस भी करती हूँ कि आपको ना स्ट्रेंथनिंग मतलब एज अ मील ले लेनी चाहिए। मतलब कि अगर आप 3 टाइम की डाइट लेते हो, 4 टाइम की डाइट लेते हो, तो स्ट्रेंथनिंग को और एक्सरसाइजेस को अपनी डाइट बना लो। जैसे अगर आप 3 टाइम खाना खा रहे हो, 2 टाइम खाना खा रहे हो, तो 2 टाइम एक्सरसाइज भी करो, एज अ मील बना लो। ये काफी ये अच्छा मेरा प्रॉपर सजेशन रहता है मेरे पर्सनली पेशेंट्स को। तो सजेशन मानते हैं पेशेंट? मेरे जो है पेशेंट मानते हैं, जिनको रिकवरी चाहिए होती है। सब तो नहीं मानते होंगे, मैं नहीं मानता। सब तो मैं नहीं कह सकती, ज्यादातर फीमेल्स बिल्कुल नहीं मानती हैं। अब मैं एक आपको अच्छी बात बताती हूँ। अच्छी बात वो उन लोगों के लिए होती है जो ये मानते हैं, मेरे लिए तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। फीमेल्स में क्या रहता है ना, फीमेल्स क्या मानती हैं कि वो काम जितना कर रही है घर पे वो एक्सरसाइज है। बट ये एक बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कि जो डेली लिविंग एक्टिविटीज हैं, हाउस होल्ड वर्क्स हैं, ये एक एक्सरसाइज है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक थकावट है और कुछ भी नहीं है। एक वहम है उन लोगों का कि उनकी एक्सरसाइजेस हो रही है। एक्सरसाइजेस नहीं होती है। एक्सरसाइजेस तो पर्टिकुलरली मसल्स पे की जाती हैं जिससे स्ट्रेंथ आती है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप जो बात कर रहे थे, मेरे कुछ पेशेंट मानते हैं, नहीं मानते हैं, अगर हम उसकी बात करें तो हाँ, बहुत सारे मेरे पेशेंट ऐसे हैं जो नहीं मानते हैं, और कुछ पेशेंट्स मेरे ऐसे हैं जो बेड रिडन थे और आज वॉकिंग पे आ गए अच्छी खासी, क्योंकि उनकी स्ट्रेंथ आ गई है। तो अच्छी खासी वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं, साइकिलिंग कर रहे हैं, ऑलमोस्ट एडियल एक्टिविटीज सारी कर रहे हैं। मतलब कि आपकी या फिजियो की अगर राय माने तो अच्छा खासा इम्प्रूवमेंट और रिकवरी आती है। हाँ, लोग कंफ्यूज भी रहते हैं कि घर का काम तो कर ही रहे हैं, एक्टिव तो है, फिर भी दिक्कत आ रही है। बिल्कुल। ऐसा क्लिनिक पे भी आते हैं कई पेशेंट जो कहते हैं कि नहीं हम तो काम तो करते हैं, डेली लेकिन मेरे पास वही काम आई पेशेंट थिंक आते मुझे लग रहा है प्रॉब्लम कर जाते हैं, खासतौर से फीमेल्स में जो किचन के काम ज्यादा होते हैं, है ना। ये सबसे ज्यादा बड़ी दिक्कत है आज के टाइम। पहले तो लोग बैठ के काम करते थे, बिल्कुल, है ना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल थी उनकी पहले, नहीं थी, अब है ज्यादा। लोग कंफर्ट ज्यादा देखते हैं, ये तो बोलना चाह रहे हो? राइट। ठीक है, तो पर्सनली हमारी तरफ से भी ये सुझाव है फीमेल्स को, हाउस वाइफ्स को खास तौर से, कि जो कि घर के जो काम होते हैं वो सिर्फ काम होते हैं, उसको हम एक्सरसाइज की तरह नहीं ले सकते। चलिए, तो शिक्षा, बड़ा अच्छा लगा सारी चीज़ों के बारे में बात करके, ये सारी चीज़ों के बारे में, और शायद ऑडियंस को भी बहुत सारा मदद मिली होगी इन बातों से आपकी। अब हम थोड़े मिथ और फैक्ट्स में आते हैं, क्योंकि दुनिया में मिथ और फैक्ट बहुत चलते हैं, बिल्कुल, और उसको क्लियर करने वाले लोग कम हैं। तो चलिए, पहला मिथ हमारा ये है कि स्लिप डिस्क अगर किसी को हो गया तो लाइफ टाइम की प्रॉब्लम है। ये एक बहुत बड़ा मिथ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम
लाइफ टाइम प्रॉब्लम की बात करें तो ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत सारे लोग इसको लाइफ टाइम प्रॉब्लम मान लेते हैं और बेड रेस्ट में चले जाते हैं, स्ट्रेस ले लेते हैं, एट द एंड ऑफ द डे सर्जरी करा लेते हैं, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको प्रॉपर कंसल्टेशन मिल रहा है, प्रॉपर इवेल्युएशन मिल रहा है, तो काफी हद तक पेशेंट जो है वो रिकवर कर जाते हैं फिजियोथेरेपी करा के, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट लेके। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि आपको बेड रेस्ट करना पड़ेगा या फिर स्ट्रेस ले रहे हो आप। इट्स नॉर्मल, और ये मिथ है, मतलब एक तरीके का मिथ ही है, राइट। ठीक है। हमारा अब दूसरा जो मिथ है वो ये है कि अगर स्लिप डिस्क हो रही है किसी को तो उसमें एक्सरसाइज प्रेफर करनी चाहिए या फिर रेस्ट करें और सिर्फ आप जैसे बता रहे हो कि फिजियोथेरेपी में सिर्फ मोडालिटीज ही यूज करें, मशीन्स का ही काम करें तो उससे भी चल जाएगा। ये भी बहुत बड़ा मिथ है। फिजियोथेरेपी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि एक्सरसाइजेज ही होती हैं। इस पे हमारा बहुत बड़ा डिस्कशन हो चुका है ऑलरेडी। और ना ही ऐसा है कि आपको स्लिप डिस्क है या फिर लो बैक एक है तो आपको एक्सरसाइज नहीं करनी है। हमेशा एक्सरसाइज का जो रोल है या फिर एक्सरसाइज की अगर हम बात करें तो हमेशा करेक्ट एक्सरसाइज हेल्पफुल रहती है। अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको रिकवरी मिल जाएगी। करेक्ट एक्सरसाइज रिकवरी देती है और रॉन्ग एक्सरसाइज कभी कभी केस बिगाड़ भी देती है। तो प्रॉपर एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। अच्छा, तो आप ये कहना चाह रहे हो कि सिर्फ मशीनों से काम नहीं चलता है? बिल्कुल नहीं, एक्सरसाइजेस बहुत बेनिफिशियल है। मतलब मशीन एक तरीके से सिर्फ पेन रिलीविंग फैक्टर है, राइट। लेकिन रिकवरी के लिए और ठीक होने के लिए आपको एक्सरसाइज पे जाना ही पड़ेगा, प्रॉपर एक्सरसाइज। ठीक है, तो हमारे दो मिथ काफी हद तक क्लियर हुए हैं इस चीज से, है ना? और ऑडियंस को भी अच्छा लगा होगा कि आप भी थोड़ा सा इस बारे में सोचिएगा कि आप क्या पता मिथ पे ज्यादा जा रहे हो और फैक्ट पे कम जा रहे हो, तो ध्यान दीजिएगा इस बात पे। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं अपना रैपिड फायर। ओके। और रैपिड फायर में कुछ चीजें मैं पूछूंगा, आपको सिर्फ उसका 1 या 2 वर्ड में आंसर देना है, ठीक है? ओके। तो पहला रैपिड है वॉकिंग या रनिंग? वॉकिंग। ओके। योगा या जिम? जिम तो सभी करते हैं, आई प्रेफर योगा। नाइस। ऑफिस चेयर या फिर फ्लोर सिटिंग? फ्लोर सिटिंग बिल्कुल भी नहीं, ऑब्वियसली बेस्ट ऑफिस चेयर। ओके, आंसर अच्छे थे डॉक्टर आपके, काफी कंफर्ट मिला होगा स्पाइन को आपकी बातों से। बिल्कुल बिल्कुल। तो दोस्तों आज के एपिसोड से हमें ये चीज समझ में आया कि स्लिप डिस्क अगर किसी को हो रहा है तो जरूरी नहीं है कि उसमें सिर्फ सर्जरी ही होती है। जैसा कि हमने इस बारे में बात करी कि सर्जरी के ऑप्शंस बहुत कम लोगों में देखने को मिलते हैं। आप फिजियोथेरेपी या कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से ही इस चीज से बच सकते हो। और स्लिप डिस्क जो है डरने वाली चीज तो नहीं है, आज के ज़माने में तो कम से कम नहीं है। तो जितना भी इस चीज़ के बारे में हमने बात करी उससे शायद आपको काफ़ी हद तक मदद मिली होगी, हमारे ऑडियंस को काफ़ी ज़्यादा हद तक मदद मिली होगी। और अगर आपको भी फिजियोथेरेपी कंसल्टेशन कराना है तो आप हम लोग को डीएम कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप पे या फिर हमारे इंस्टाग्राम पे। और अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया है तो हमारे पॉडकास्ट को प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके अपने आसपास जिनको भी इस चीज़ की ज़रूरत है इस पॉडकास्ट की उनको प्लीज़ शेयर करिए। और हम जुड़े रहिए हमारे पॉडकास्ट के साथ। हम नेक्स्ट एपिसोड में एक और अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आएंगे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड स्टे एक्टिव।